प्रणाम सौंसे विप्र समाज के। आज ब्रजेश मिश्रा जी के साथ कोनो खबर करे नहीं आयल। आज आयल बनी एक भाई के नाते चिंता भइला जब ही देखनी है कि एगो घूमते घूमते सोशल मीडिया पर पत्र आयल हा। पत्र में लिखल रहा कि ब्रजेश मिश्रा मृत्यु के गुहार करतरन, कहतरन कि हमरा के मृत्यु दंड दे दिया। आखिर जे आदमी 12 अप्रैल के इतना बड़ा कार्य करे खातिर शपथ ले रहा, प्रण के ले रहा, वो व्यक्ति के आखिर जरूरत का पड़ल मृत्यु दंड मांगे खातिर। चिंता निश्चित हुई, चूंकि परिवार के सदस्य के, जब परिवार के कोई भी सदस्य तकलीफ में हुई, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट करता तो चिंता जरूर हुई। ये हम ऐसे कहनी है, भोजपुरी में ऐसे शुरुआत करनी है कि भोजपुरिया हैं और जब भाई हैं तो दोनों आदमी भोजपुरिया हो कब जा। और कोनो माने ऐसे ही हमने के भाई ना है जा, वास्तव में भाई हैं जा। हर ब्राह्मण को ये समझना पड़ेगा कि वो दूसरा हमारा भाई है, हमारा अपना है, उसका कष्ट मेरा है। पहली बार है जब हम और ब्रजेश मिश्रा जी रिकॉर्ड से थोड़ा हट करके लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़े हैं। अक्सर आप ब्रजेश मिश्रा जी को खबरों में देखते होंगे और हमारे इनके बीच में बड़ी कड़े प्रतिद्वंदिता होती है। हम तीखे सवाल करते हैं जिसका जवाब ब्रजेश मिश्रा जी देते हैं। लेकिन आज हम तीखे सवाल नहीं करेंगे, हम खुद ही कड़वाहट से घुले हुए हैं कि आखिर हमारे समाज के इस बेटा को, जिसने इतना बड़ा प्रण लिया है, जरूरत क्या पड़ गई। मैं चर्चा में हमेशा करता हूं, आप देखते होंगे कि एक धारा निश्चित इन्होंने खड़ी कर दी है और ये धारा कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय हो गया है। बिहार से बाहर आप चले जाइए, बिहार में भले कम चर्चा हो रही हो, चूंकि बिहार की मानसिकता राजनीतिक है और इनका मकसद जो है राजनीतिक नहीं, सामाजिक है, पारिवारिक है। पारिवारिक इसलिए है कि ये ब्राह्मण परिवार की बात करते हैं। सामाजिक इसलिए है कि समाज को जो खाद पानी देखभाल की जरूरत पड़ती है वो ब्राह्मण समाज से मिलता है। लेकिन बिहार में जो राजनीति होती है उसे उसी नजरिए से देखा जाता है। आप चले जाएं यूपी, मैं यूपी से घूम करके आ रहा हूं, वहां भी ब्रजेश मिश्रा की चर्चा है और कई राज्यों में चर्चा हो रही है ब्रजेश मिश्रा की। कुछ लोग आज आए हुए थे पटना, अलग अलग राज्यों से, उनके बीच भी चर्चा का विषय ब्रजेश मिश्रा ही थे कि आखिर ये पागलपन है या फिर ब्रजेश मिश्रा का इसमें मानसिकता क्या है। आज कोई खबर नहीं है, इसलिए आप इसमें जुड़ सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। अपना विचार दीजिए, कमेंट के माध्यम से आप जुड़िए हमारे लाइव में। और हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 12 अप्रैल एक आइकॉनिक डे, तिथि घोषित हो गई थी। जैसे आप महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, एक पिछले 5-6 महीना से 12 अप्रैल सबके जुबान पर 12 अप्रैल चढ़ गया है। और उस 12 अप्रैल को जुबान पर चढ़ाने वाला व्यक्ति अचानक से एक चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति से लेकर के नीचे से ऊपर तक सभी से मृत्यु दंड मांगने लगे, तो निश्चित रूप से कान जरूर खड़े हो जाते हैं। इन्हीं से बहुत कुछ जान लेते हैं। इन्हीं से पूछा जाए कि आखिर क्यों इनको मृत्युदंड चाहिए, क्यों मृत्युदंड चाहिए। पहले तो सबको के पैर छुके गोड़ लागत बानी और हम भोजपुरिया बानी, जैसा कि भैया बताइए हैं। हम भोजपुर जिला के गड़हनी गांव का रहे वाला बानी, कंकड़ बाग अशोक नगर रोड नंबर 14 में रहिला। सब बात बताइए यहाँ के कि काहे मृत्यु दंड मंगले बानी, क्योंकि ये संवाद पूरे देश के देवल चाहता नहीं। ऐसे अब हिंदी बोलब और देखा था नहीं कि हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर पिछले 6 महीने से, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर यह संदेश दे रहे थे कि 12 अप्रैल 2020 को पटना के गांधी मैदान में 1008 ब्राह्मणों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ और इसके बाद ब्राह्मणों की दशा और दिशा पर हम लोग एक परिचर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। तिथि कोई बदला नहीं है, लेकिन जो हमने पत्र लिखा है मृत्यु दंड का, वो उद्वेलित कर देती है। सोशल मीडिया पर या अन्य चैनलों पर, अखबारों में, फोन पर लगातार हमको धमकी मिल रही है
कि आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण हित की बात कर रहे हैं और आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। तकलीफ कभी कभी यह भी होता है कि कुछ ब्राह्मण भी यह बात कह रहे हैं, हां मैं हूं पागल, मैं अपने समाज के लिए पागल क्या कुछ भी होने को तैयार हूं। और मृत्युदंड इसलिए मांगा है क्योंकि सरकार ने जो SC/ST एक्ट जिस तरीके से बनाया है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोई जांच पड़ताल नहीं होगा, आपको सीधे जेल जाना होगा, तो यह मन व्यथित कर देता है कि जब जेल ही जाना है, अगर हम कोई गलती ना करें तब भी जेल ही जाना है, तो भैया उससे बढ़िया है हमको गोली मार दो। और मुझे ही नहीं बल्कि हमारे साथ 1008 ब्राह्मण जो 12 अप्रैल 2020 के ब्राह्मण महाकुंभ के लिए जुड़े हुए सब यही मांग रहे हैं कि हमको गोली मार दो, मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि हम इस आजाद भारत के नागरिक हैं। हमने कौन सा गुनाह किया यह मुझे पता नहीं, हमने कौन सा पाप किया यह पता नहीं, हमारी गलती क्या है यह पता नहीं, लेकिन मुझ पर अगर आरोप लगा जाए कि हमने कोई जाति सूचक शब्द कहा है, भले ही हम कहे या ना कहे हमको जेल जाना पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि आप हमें गोली मार दो। हमने यह आग्रह किया है पटना उच्च न्यायालय से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, गृह सचिव से, DGP से, मुख्य सचिव से, राज्य मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिनेवा भी पत्र हम लोगों ने भेजा है, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री को हम लोगों ने भेजा है कि ऐसा कानून बना दिया है आपने कि बगैर गलती करने वाला को जेल ही भेज देना उद्देश्य है, तो उससे बढ़िया है कि आप हम लोगों को गोली मार दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। आप आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवादी आता है पूछता है कि भारतीय हो, भारत के हो, गोली मार देता है। उसी तरीके से आज हम ब्राह्मणों का, हम सवर्णों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भी SC/ST एक्ट के मामले में वह जो आरोप है वो मृत्यु दंड से ज्यादा खतरनाक है। यमराज को हम गले लगाना चाहते हैं इसलिए कि हम बेवजह बदनाम होकर अपने आप को परेशान करें, हमारा पूरा समाज परेशान हो, पूरा राष्ट्र परेशान हो। उससे बढ़िया है कि आप तालिबानी फरमान लाइए और हम लोगों को गोली मार दीजिए। यह मैंने इसलिए लिख के दिया है। जो आपने बातें कही हैं, आपका उद्गार है, आप एक अभियान को लेकर के चल रहे हैं। उस अभियान में निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कई सभाएं, 2000 से ऊपर सभाएं कर चुके हैं। हर गांव में जाते हैं, गांव-गांव में जाकर के ब्राह्मणों को झोला लेकर के चल दिए हैं, निकल गए हैं ब्राह्मण समाज को जगाने के लिए। कहीं जाकर घंटी बजाते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ता है तो परशुरामा अवतार हो जाते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ता है तो तुलसी के दोहे सुनाने लगते हैं। इस तरह से लगातार इनका अभियान जारी है। मैं पूरे अभियान पर पूरी नज़र रखे हुए हूँ। एक कारण है कि एक तो पत्रकार हूँ, दूसरा ये भी पत्रकार हैं। पत्रकारिता हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, परिवार के सदस्य तो हैं ही। इसके साथ नज़र बना करके रखना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अब तक जो नहीं हुआ था, कभी ब्राह्मणों की कोई गोष्ठी नहीं होती थी, इस तरह से ब्राह्मण आंदोलित नहीं होते थे। ब्राह्मणों को चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, वो सर पे आप रख दीजिए, वो पीछे से निकाल देता था। उसको यही लगता था कि श्राप काहे देंगे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब आपको सामने से प्रताड़ित होने की जरूरत हुई, महसूस हुई। जब आपको गाली देने लगे लोग, तो निश्चित रूप से आपका जमीर जागेगा कि हम निस्वार्थ भाव से परहित के लिए काम कर रहे हैं, पुरोहित के रूप में हम सबके हित की बात कर रहे हैं, और फिर हम ही को दोषी बनाया जा रहा है। चर्चा बहुत इनसे हमारी होती रहती है। आप भी जहां हैं, चाहे जिस वर्ण से, जिस परिवार से आप आते हो या जिस जाति से भी आते हो, आपके घर में आपने ब्राह्मण का प्रवेश वर्जित कर दिया है। नहीं, देखिए प्रश्न है, नहीं एक प्रश्न है ना कि क्या लोगों ने ब्राह्मणों को, जो लोग हमें मनुवादी कहते हैं या आपको अलग अलग तरह से ये करते हैं, चैनल पे जब मैं आपकी खबरें चला रहा था तो मैंने आपको बताया भी था, बहुत लोगों ने मुझे भी गालियां दी। क्या उन लोगों ने ब्राह्मणों का अपने घर में प्रवेश वर्जित कर दिया है? क्या उनके घर में पूजा पाठ बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सब ड्रामाबाजी है। देखिए, हम लोगों को इस तरीके से मानसिक रूप से बीमार करने का एक प्रयास चल रहा है। हम अपने परिवार को, अपने देश को यह बताना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जब अंग्रेजों ने हमारे मानसिक रूप से हमें बीमार नहीं किया, जब हमें मुगलों ने मानसिक रूप से नहीं किया, हम वो लोग थे, हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, फिर भी हम कंठस्थ करके अपने धर्मों का फिर से रिसाइकलिंग करके फिर से उसको लाए, तो क्या हम मानसिक रूप से बर्बाद? नहीं, हम मानसिक रूप से बर्बाद नहीं हो सकते। अरे पुर्तगाल आए, डच आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने जनेऊ उतार कर फेंक देने की कोशिश की। हमारा जनेऊ हमारे कांधे पर सुशोभित है और हमेशा रहेगा जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे। मनुवादी कहने वाले लोग, हाँ हम मनु के औलाद हैं, हम मनु की औलाद है और मनु की ही औलाद रहेंगे। जिस मनु को गाली देने वाले लोग हैं वह मनु की ही संतान से विवाह भी करते हैं, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो उदित राज हो। और ये जो नया नया आजकल नेता पैदा हुआ है,
बामन बेसराम जो उल्टा पुल्टा ब्राह्मणों के बारे में बोल रहा है, कुछ नहीं उखड़ने वाला है हम लोगों का। हम लोगों ने इसीलिए व्यतीत होकर यह मांग किया कि मृत्युदंड दो ना भाई। अगर हमने सारा पाप ही हम ही लोगों ने किया है, अगर हम लोगों ने पाप किया है, किस पाप की बात करते हैं? हमारा आज भी विवाह तो होता होगा ना, उदित नारायण का भी विवाह हुआ होगा, अम्बेडकर जी का भी विवाह हुआ होगा, भले कोर्टे मैरिज हुआ होगा, विवाह श्राद्ध तो होता है ना भाई। अगर इस विवाह में अगर हम पंडितों ने छुआछूत किया होता तो पंडित ने आज हम नाम लेंगे तो हम पर तो हरिजन एक्ट हो जाएगा, SC ST एक्ट हो जाएगा। तो अगर हम नाम लेंगे तो आप गौर करके देखिए कि आज भी विवाह हो, श्राद्ध हो, जन्म का उत्सव हो, यज्ञ पवित्र हो, या कोई भी कार्यक्रम हो जो हमारे यहाँ देश में सनातन धर्म में जो हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें हम ब्राह्मण 5 पौनिया निश्चित तौर पर शामिल करते हैं। 5 पौनिया कौन है? पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है। हमने कहा छुआछूत किया? अगर छुआछूत किया होता तो उनको हिस्सेदार नहीं बनाता, अपने हिस्से में हिस्सेदारी नहीं बनाता। बावजूद इसके अब तो उनकी इच्छा है कि अब हम कोई मन करा तो हम पंडित जी को कह देंगे कि भैया ये तो हमको जाति सूचक शब्द कहे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जेल क्या है, बार बार भेजने की तैयारी करो यार, एक बार गोली मार के फाइनल करो कहानी कि भैया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम बदनामी से डरते हैं। हमने कोई गलती किया ही नहीं। आप बताइए जरा, इस देश के हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, इस देश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, राज्यपाल से पूछना चाहते हैं, न्यायपालिका से पूछना चाहते हैं कि अगर हमने कोई गलती नहीं की है, अगर कोई आदमी बोलता है कि हमने जाति सूचक शब्द का और हमको जेल भेज दिया जाता है और जांच में बाद में पता चलता है कि हमने वो गलती नहीं की है, तो क्या मेरा वो सम्मान, वो स्वाभिमान लौटा देगा? नहीं लौटा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप काहे बार बार बेइज्जत कर रहे हैं? गोली मार के कहानी खत्म करिए, खेल खत्म कर दिए। जो काम बाबर न कर सका, जो काम पुर्तगाल न कर सका, जो काम डच न कर सका, जो काम अंग्रेज न कर सका, आजाद भारत के मात्र 73 सालों में इन लोगों ने कर दिया है। इसलिए मैंने मांग की है कि भाई रोज रोज के प्रताड़ना से अच्छा है कि आप हमको गोली मार दीजिए, खेल खत्म कीजिए। आप जौन कानून लाना है लाइए। इससे हमको मतलब कहते हैं लोग NRC, CAA, कैब, फंड, ये सब बहुत सारा कानून आ रहा है। क्या मतलब है? जब हम रहबे नहीं करेंगे तो कोई कानून रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? आज सब जगह सिर्फ आरोप हरकत। कोई भी आदमी आरक्षण का मुद्दा हो गया, हम चुप थे। आरक्षण आया, हम चुप थे कि कोई बात नहीं भाई, आरक्षण की सुविधा से जितना आगे बढ़ना है बढ़ लो। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आप कहिएगा कि अब हमको बाहर विदेश भेजने की तैयारी है, तो हम सनातन धर्म के लोग हैं, आंच नहीं आने देंगे सनातन धर्म पर, चाहे परिणाम जो भी हो। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं। हम चुप है इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम चुप है इसलिए कि हम राष्ट्रवाद को खतरे में नहीं आना देना चाहते। नहीं तो ट्रेन की पटरियां उखाड़ने हमें भी आता है, हमें भी आगजनी करने आता है, हम भी विरोधी बात कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं इसलिए कि ये हमारा स्वभाव में नहीं है, हमारे खून में नहीं है, यह हमारे संक्रांति में भी नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा है कि अगर आप हम पर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप मत लगाइए, सीधा गोली मारने का कानून बनाइए कि इस देश में पंडितों को, सवर्णों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमको गोली मार दीजिए भैया, हम लोग खेल खत्म कर चल जाते हैं। और हमारे जो सांसद है, पीड़ा तब होती है, मैंने ये चिट्ठी इसलिए लिखा कि पीड़ा तब होती है। कल की बात है, 3 दिनों से मैं छपरा, सिवान, गोपालगंज के रास्ते में कई गांवों में घुमा। लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर जाति सूचक करके आरोप लगा दिया गया है, हमारे बच्चा जेल में है, हम पर आरोप लगा के हम भागते चल रहे हैं, हमको बेल नहीं मिल रहा है। आप जरा सोचिए कि ये क्या करा रहा है, ये क्या हो रहा है इस देश में, आजाद भारत के देश में। चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने क्या यही आजादी के लिए हम लोगों को आजाद कराया था कि आने वाले दिनों में हमारे वंशजों को बेमतलब का, बगैर कोई गलती का जेल भेजने की तैयारी किया जा रहा है। ये उदित नारायण लंद फंद डेली गाली बकता है ब्राह्मणों का। कब इनके कान में पेशाब किया है ब्राह्मणों ने, कब इसके पिछवाड़े में दंतक किया है ब्राह्मणों ने, कब इनके साथ अन्याय किया है। वो उदित राज आकर के साथ प्रस्तुत करें कि उदित राज के साथ किस ब्राह्मण ने उनको आरोप लगाया है। हाँ, माई का लाल उदित राज को हम चैलेंज करते हैं कि अगर उसमें हर दम असली अपने औलाद है, अपने माता पिता के, तो वो बताए कि कौन ब्राह्मण है जो उनके पिछवाड़े में डंटा किया है, कान में पेशाब किया है और मुंह में शीशा डाला है, वो बताए। नहीं तो बेवजह हमारे ब्राह्मणों को बदनाम न करें। अब उग्र हो चुका है मन, अब व्यथित हो चुका मन। जब हम पागल ही हो जाएंगे तो पागल किसी का भला नहीं करता, फिर क्या होगा अंजाम वो हम नहीं जानते। इसलिए मैंने मांगा है कि हम पागल हो, हम कुछ ऐसा कर्म कर जाए जिससे इस राष्ट्र को बदनामी हो। तो हम राष्ट्र को बदनाम नहीं करना चाहते, इस प्रदेश को बदनाम नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने कहा है कि आप मार ही दीजिए, गोली फाइनल कीजिए। काहे के लिए हम रोज रोज के प्रताड़ना से तंग आकर हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। यही हाल
1990 में हमारे कश्मीरी पंडितों का, भले ही कश्मीरी पंडितों की पूरी जानकारी अब आ रही है सामने कि हमारे ब्राह्मण परिवार के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरीके से सामूहिक गैंग रेप हुआ है, सामूहिक नरसंहार हुआ है, किस प्रकार हमारी संपत्ति लूटी गई है। कोई आता है एनआरसी जैसे मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को गाली देना है, नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, हम लोगों को गाली नहीं दीजिए। हमने कोई न पाप किया था, न पाप किया है, न पाप कभी करेंगे। हम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही रहेंगे। हम कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, हमारा समाज कभी गलत कर ही नहीं सकता। हम तो दूसरे के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है, और बार बार अगर प्रताड़ित कीजिएगा तो हम मृत्युदंड नहीं तो और कौन सा दंड मांगे भैया। ब्रजेश जी के इतना ज्यादा उत्तेजित होने का कारण तो आप भी समझ सकते हैं, आप जिस समाज से भी आते हैं आप समझ जरूर सकते हैं। मैं इसी पर एक छोटी सी आपको प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी, उस खबर के माध्यम से मेरे पास जो सूत्र आए थे, उन सूत्रों के हवाले से एक कहानी मुझे जानकारी मिली थी जो सच्ची घटना थी। एक व्यक्ति को एक बेटा और एक बेटी थी, बड़ा बेटा था और छोटी बेटी थी। उसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, ब्राह्मण परिवार थे। पिता से जब बच्चे ने आग्रह किया कि मैं चाहता हूं कि इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं और बन करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक अपने आप को बनाऊं, मेरे में क्षमता है पिताजी, आप मुझे इतना पैसा उपलब्ध करा दें कि जिससे कि मैं एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकूं। आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, आप भी समझ रहे हैं कि हमारे लिए हमारा जो सबसे बड़ा धन है वो है शिक्षा। पिता ने छोटी सी एक जमीन की टुकड़ी थी, आप ही लोगों में से किसी ने दान किया होगा। वो राजपूत भी हो सकते हैं, कायस्थ भी हो सकते हैं, भूमिहार भी हो सकते हैं, पासी भी हो सकते हैं, हम किसी भी जाति से हो सकते हैं, यादव भी हो सकते हैं, किसी ने भी दान किया होगा। पंडित जी को तो दान ही से सब कुछ मिलता है। और वो दान की जमीन उन्होंने बचा के रखा था। गांव के लोग और अड़ोसी पड़ोसी भी उनको बता रहे थे कि आप इस जमीन को बचा करके रखें कि जब बेटी की शादी की जरूरत पड़ेगी तो आप इस जमीन को बेच करके और बेटी की शादी कर लेंगे। उन्होंने निर्णय किया, अपने पुत्र का जो टैलेंट था उसको देख करके उन्होंने निर्णय किया कि इस बच्चे को मैं इंजीनियर क्यों ना बना दूं। और इंजीनियरिंग के लिए जो पैसे खर्च होते हैं जमीन बेच करके उन्होंने लगा दिया। ब्रजेश जी, जब बच्चा इंजीनियर बन करके निकला, 5 सालों की पढ़ाई खत्म करने के बाद, उसके बाद से उनके घर की स्थिति बुरी होती है। और बुरी यह होती है कि उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है। जमीन तो गया ही, अब बेटी की शादी के लिए बार बार वो चक्कर काट रहे हैं और कहीं बेटी की शादी सही जगह तय नहीं हो पा रही है। और वो लड़का ग्लानि में अपने आप को इतना ज्यादा भर लिया है कि उसे लग रहा है कि मेरी बहन की जो शादी नहीं हो रही है उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं हूं। और घुटन में वो पूरा परिवार घुटते घुटते दम तोड़ देता है। स्थिति ये हो गई है। आपने जो बातें कही, आपका गुस्सा निश्चित रूप से आपका गुस्सा है, समाज का गुस्सा है, और एक दायरा जो हम लोगों ने बना के रखा है अपने आप को, या हो सकता है कि हमारे समाज में भी कमियां हो। ऐसा नहीं कहते कि हम पूरी तरह से पाक साफ एकदम हमारे तरफ सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ब्राह्मण किसी का अहित नहीं चाहता है, इतना तो तय है। कारण कि जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, उसके संस्कार में नहीं है कि वो किसी का हित, अपना हित कर लेगा। अभी आपने जो कहा, अपने कहानी में जो कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक दो नहीं, ऐसी कितनी घटना है। एक घटना है सामने, इसलिए हमने आप गौर करके सोचिए, अगर यही इंजीनियर आरक्षण लेने वाला कौम से आता तो वो ट्रेन में आग लगा देता, सरकार की मां बहन एक कर देता, प्रशासनिक पदाधिकारियों की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। लेकिन वो ब्राह्मण था, इसलिए वह मरना पसंद किया। हम यही गलती बार बार करते चले आ रहे हैं कि दूसरे पापियों का दंड हम स्वयं भुगत रहे हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, आपसे चर्चा हमारी हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसमें जब चर्चा होने लगी तो अभी जो हमारा ढांचा है, जो प्रशासनिक ढांचा आप कह लीजिए या फिर राजनीतिक ढांचा कह लीजिए या लोकतांत्रिक ढांचा जो हमारा है, बिना उसके हमारा समाज नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता है। उस ताना बाना को बुनने में हर जातियों का एक समीकरण जरूर बैठाया जाता है। अगर हमारे सांसद ब्राह्मण हैं, वो मुखर होकर के नहीं बोलते हैं, और आपने जैसा कि कहा उदित राज जैसे लोग मुखर होकर के अपने जाति है, अपने संप्रदाय, अपने समुदाय को लेकर के मुखर होते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो हमारे समाज के लोगों में एकदम कमी है। एकदम मैं इस बात को पूरा भरोसा करके कहता हूं, अगर यही सांसद जो हमारे कोटे के, हमारे खून के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, सवर्ण हैं, ये ही अगर ठीक रहते तो यह दर्द ना होता,
या लोग भी बटन दबाए हैं। ये सारे कांड जो हुए हैं, ये जिला आरक्षण की बात हम नहीं कहते हैं कि हम किसी जाति से विरोध, हम कभी किसी जाति का, आप मेरा अगर पहले का अगर आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, हम पत्रकारिता करते आए हैं, हमने कभी किसी का हित नहीं किया है। अरे मैं वही पत्रकार ब्रजेश मिश्रा हूं जो एक दलित लड़की का बाप बलात्कार करता है, मैं उसकी खबर को प्राथमिकता से छापता हूं, उस आदमी को सजा दिलवाने की कोशिश करता हूं। आप वह परिवार कभी, हम लोग कभी नहीं चाहते किसी का हित। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम अपने यजमान में भरोसा करते हैं। हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो एमएलसी हैं, हमारे जो जिला पार्षद हैं, हमारे अन्य लोग हैं, यह लोग निश्चित तौर पर व्यक्तिगत स्वार्थ में कि मैं एमपी बना रहा हूं, मैं एमएलए बना रहा हूं, मैं ही एमएलसी रहूं, मुझे मंत्री पद मिलता रहे, यही कारण है जिस कारण से कुछ उदित राज जैसे और बामन बेसराम जैसे लोग हमारी मां बहनों की एक कर देते हैं। अगर यह लोग निश्चित तौर पे शपथ ले लें, ये आज क्या आवश्यकता पड़ी एक पत्रकार को, मैं विज्ञापन मांगता तो शायद मुझे 2 रुपया प्राप्त होता, मैं अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जीता, लेकिन हम लोग उनके हिस्से का काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रजेश मिश्रा हो, ज्योति पांडे हो, ब्रजेश शुक्ला हो, जितेंद्र मिश्रा हो, विजय मिश्रा जी हो, जितेंद्र पाठक हो, दुबे चौबे पाठक उपाध्याय, त्रिवेदी चतुर्वेदी, जहां जितने भी हमारे भाई ये सब पीड़ित प्रताड़ित है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, आप उठा कर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का हो, कोई भी आता है गाजर मूली की तरह। अगर सबसे कोई अगर इस देश में खराब कौम है तो वह है ब्राह्मण। सबके टारगेट पे है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण सब बनना चाहता है, चाणक्य सब बनना चाहता है, लेकिन हमारे जो ओरिजिनल चाणक्य है, जो जिसको आपने सांसद कहा, जिसको आपने एमएलए एमएलसी कहा, हम उनसे आग्रह करते हैं कि भैया अगर आप लोग को लगता है कि ब्राह्मण ही जिम्मेवार है, आप ब्राह्मण होने के बाद भी आपको लगता है कि ब्राह्मण ही जिम्मेवार है, तो आप लोग भी हमारा जो मृत्यु दंड का मांग है, आप ही में से कोई एक भाई आए हमको गोली मार दे, आपको वोट दूसरी जाति के लोग दे, आप एमपी बनते रहे, आजीवन मंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन आपका परिवार अगर आगे नहीं बढ़ा तो धिक्कार है ऐसे एमपी बनने का, एमएलए बनने का, एमएलसी बनने का, मंत्री बनने का, एसपी रहने का, डीएम रहने का, आईजी और कमिश्नर रहने का। काहे का भैया? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि जो भी हमारा पदाधिकारी है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी भी राज्य स्तर का जो पदाधिकारी है, ज्वाइनिंग से पहले और रिटायरमेंट के बाद तक जो बीच का जो उसका सेवा काल है, उस समय तक वो अपने आप को बड़ा मानवतावाद सैद्धांतिक बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। कहां से ला रहे हैं पैसा आप? कहां से आया आपके पास धन? आप तो बहुत गरीब घर के परिवार के थे, बहुत दिया में बार के आप आईएएस आईपीएस बने थे। कहां से आया आपके पास सम्मान? कहां से आया ये सब कुछ? लेकिन हम लोगों से मत बोलवाइए। आप जब रिटायर हो जाते हैं तो आपको ब्राह्मण का दर्द सताने लगता है। आप झूठा ब्राह्मणवाद का मतलब मत समझाइए। आप अगर ब्राह्मण है तो कहिए ना कि ब्राह्मण। हमने कभी नहीं कहा आपने किसी ब्राह्मण एसपी से, डीएम से, पदाधिकारी से, एमपी से, एमएलए से कि आप दूसरे जातियों को गाली दीजिए, आप दूसरे जातियों को प्रताड़ित कीजिए, लेकिन आप अगर हमारा जो जायज मांग है वह भी आप नहीं दिलवा सकते। काहे का मतलब आपका एमपी होने का, एसपी और आईजी और डीआईजी होने का क्या मतलब बनता है? हमारा जो बिहार का जो ब्राह्मण है, जो पूरे देश का जो ब्राह्मण है, वह दिन प्रतिदिन कुंठित होता जा रहा है, मानसिक रूप से विकलांग होता है। पहले आरक्षण से मारा, अब एससी एसटी से मार रहे हैं, कल और क्या क्या से मारेंगे। बामन बेसराम तो कहिए रहा है कि इंडोनेशिया से आया है, सब ये तो बोलते हैं। जो बामन बेसराम है वो बोलता है कि साला ये लोग इंडोनेशिया से आया है। ये सब इतना थेथर है कि सब अंग्रेज को हम लोगों ने भगा दिया, सबको हम लोगों ने भगा दिया, ब्राह्मण को हम भगा नहीं पा रहे हैं। 2000 वर्षों से यह जमा हुआ है भारत में। चंद्रशेखर आजाद आपके मौसा थे क्या? मंगल पांडे तो और फूफा थे क्या? आप उठा के देख लीजिएगा, हमारे खानदान ने बलिदान दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा ने नहीं दिया है, दलित महादलित ने नहीं दिया है, लेकिन हमारी क्या भूमिका है इतिहास बताता है। काहे बार बार हम लोग को तंग कर रहे हैं आप लोग? कभी कभी मन बहुत व्यथित होता है। इस व्यथित मन से हम लोगों ने सरकार से गुहार लगाया है कि आप हमको मृत्यु दंड दे दीजिए। क्यों पागलपन जैसा हम लोग को व्यवहार करने पर मजबूर कर रहे हैं? अभी भी आप देख लीजिए, हम जो 12 अप्रैल 2020 का जो हम लोग ब्राह्मण महाकुंभ करने की बात करें, उसमें भी सुंदरकांड का बात करें। सुंदरकांड में हमारे यूपी के जो योगी राजी कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे, तो हम उस दलित की आराधना करने के लिए पटना के गांधी मैदान में हम लोग 12 अप्रैल को ब्राह्मण महाकुंभ कर रहे हैं। हमने कभी किसी का हित नहीं किया है। एक भी आदमी का नाम बताएं कि हम लोगों ने किसका नाम किया है। बार बार पूछ रहे हैं, एक ब्राह्मण का तो नाम बताओ जिसने यह काम किया है। उस ब्राह्मण को दंड दिलवाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर तुम्हारा अगर एक भी अगर ब्राह्मण का नाम अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बेवजह आरोप मत लगाओ भाई। हमारे साथ मैं आपको अपनी छोटी सी घटना बताता हूं। मैं पढ़ता था स्कूल में, मेरे कई मित्र, शंकर राम, कई मेरे मित्र जो अन्य दलित महादलित, जिसको आज दलित महादलित कहा जाता, पहले वो मेरा शंकर था, मैं उसका ब्रजेश था। लेकिन धीरे 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 आज वातावरण बनाया। आज हम लोग डर से नहीं मिलते। पता नहीं अपने बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ तक और पत्रकारिता के समय में कब किससे कहां गलती हो गई हो, चाहे उससे या मुझसे,
कब बदला ले ले जाति सूचक शब्द का, अब इसलिए हम लोग डरे मिलना नहीं चाहते कि भैया मेरे कब फंसा देगा, कोई ठीक नहीं है। ये स्थिति बना दिया जा रहा है इस देश में। आप उस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। पहले भारत को तो भारत रहने दीजिए और हम लोग कभी सम्मान से जिंदगी जीने दीजिए। आप दीजिए आरक्षण, भारत में दीजिए आप आरक्षण, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, अन्य राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हो, आप उनको आरक्षण थोड़ी दे रहे हैं, उसको पंगु बना रहे हैं आप कि तुम 30 नंबर के लेके आओ, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम तो बुर्बक जात है, तुम तो आरक्षण वाला जात है, तुमको तो सब कुछ फ्री में मिलने करेगा, चाहे तुम्हारा डिलीवरी हो, चाहे तुम्हारा मृत्यु हो, चाहे तुमको पढ़ने का बात हो, चाहे तुमको प्रमोशन की बात हो, सब तुम्हें हारे लिए है। तो इसीलिए उनको पढ़ने के कहा। आप बताइए ना कि आजादी के 73 साल में भीमराव अंबेडकर के बनाया गया आरक्षण नीति से किस दलित को, किस पिछड़ा को, किस अति पिछड़ा को, किस अल्पसंख्यक को लाभ हुआ है? एक माई का नाम उठकर नहीं आया यह कहने के लिए कि आरक्षण से हमको लाभ हुआ है और हम बहुत आगे बढ़ गए। एक आदमी नहीं बोल सकता है, लेकिन किसी ब्राह्मण ने कभी देश के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा है, हमेशा कुर्बानी दिया है। आप उसको बार बार गाली दे रहे हैं, नया नया कानून बना रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं हो सकता है कि हमारे ऊपर एक केस मुकदमा हो जाए, होने दीजिए, हम इसीलिए करेंगे, काहे केस करके हमको ड्रामा कीजिएगा। फाइनल गोली मारिए, गोली मार के खेल खत्म करिए। नहीं खत्म करिएगा तो ये पागल बहुत बड़ा बड़ा काम कर देगा आपको, फिर बड़ी परेशानी होगी इस प्रदेश में। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बड़ा बढ़िया व्यवस्था, सुशासन है, घंटा सुशासन है। कहां सुशासन है? आपके यहाँ बेकसूर लोग जेल भेजे जा रहे हैं, किस बात का सुशासन है? जीतन राम मांझी अभी बोले कि आप घर घर जाके सर्वे करा लीजिए नेता और पदाधिकारी का, हर घर में शराब मिल जाएगा। तो बताइए ना नीतीश कुमार जी कहाँ है आपका, कहाँ है कानून? कोई कानून कहीं नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम ब्राह्मण चुप थे, चुप है, चुप रहेंगे कि परिभाषा की वजह से जो आ रहा है माथा पर टांगो तबली बजाता है, चल जाता है कि सबसे अबला जात। जैसे आप गौर करके देखिएगा कि पहले महात्मा गांधी को जे आता था वही 2 गाली देके नेता बन जाता था, वही अब निरीह प्राणी ब्राह्मण कौम बन चुका है। जिसको आना है सब गाली बकता है ब्राह्मण को, लेकिन रिश्ता चलाना चाहता है ब्राह्मण से, चाहे वो रामविलास जी हो, भीमराव अंबेडकर जी हो, उदित राज जी हो, या कोई भी और भी जो हो। आप उनका इतिहास उठा ले, किसी को दलित से प्रेम नहीं है। ये सब के सब ड्रामा है। अभी रामविलास जी, यही रामविलास पासवान जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरा दिए थे, और पूरा SC/ST एक्ट लाने में इनकी अहम भूमिका है। और इनका बच्चा जो है, मैं तो पहले बड़ा योग्य समझता था चिराग पासवान को, इनके अंदर एक प्रतिभा है, एक युवा है, यशस्वी युवा है, इस बिहार का उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, लेकिन इतना जातिवाद पर बात करेगा, यह सुनकर बड़ा मन कुंठित है, डर लगता है। क्योंकि आने वाले समय में अब तो लालू और नीतीश का दौर खत्म हो चुका है, सुशील मोदी का दौर तो कभी था ही नहीं। ये देह में मतलब का दही में जोरन की भूमिका अदा करते आए हैं। अब जो ये नया पीढ़ी का जो तेजस्वी का आ रहा है, कन्हैया का दौर आ रहा है, आपका जो प्रशांत किशोर का दौर आ रहा है, तो ऐसे ऐसे का जिनका दौर है, ये लोग हम लोगों का देश से बाहर निकालने का अगर षड्यंत्र कूटनीति बना रहे हैं, तो भैया काहेला इतना कूटनीति बनाने का है? आप कश्मीर में नरसंहार किए थे, जबरदस्ती किए, तो हम लाइन में खड़ा हो जाना चाहते हैं कि आइए ना, लाइन में खड़ा है, मार दो यार गोली, फाइनल करो, सारा संपत्ति तुम ले लो, तुम्हारा मन करे तो इज्जत लूट लो हमारी माँ बहनों का, ये तो तुम्हारे ही हाथ में है, तो तुम्हारी कृपा पर है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत बचा हुआ है, हमारी सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे में, हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य तुम्हारे जिम्मे में, जो चाहे तुम कर ही सकते हो, तो मार दो यार। जी, आपने अपनी बातें रखी और समाज भी इस बात को सुन रहा है। क्या तभी आप जगेंगे जब आपके घर पर हमला होगा? क्या आप तभी जगेंगे जब आपके बेटे बेटियों के साथ दुष्कर्म, कुकर्म और हत्या जैसे घटनाएं होंगी? आपके समाज के साथ बहुत कुछ बातें हो रही हैं, जिस तरह की ब्रजेश मिश्रा ने बहुत सारी बातें रख दी सामने आपके। बहुत सारे लोग कमेंट में भी हैं आपके, जय परशुराम, जय श्री राम, जय फलानमा, जय ढिमकाना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जय ब्राह्मण कहिए ना, जय ब्राह्मण कहिए और ब्राह्मण बनिए। स्थिति ब्रजेश जी इतनी बुरी हो गई है कि विप्र टहलुआ, चीक धन और बेटी के बाप, ये स्थिति क्यों आप आने दे रहे हैं? आप क्यों इस स्थिति को आने दे रहे हैं? आप में सब कुछ क्षमता है, आपके बाजुओं में ताकत है, आप बुद्धि विवेक से भरे हुए हैं। अगर इतना ज्यादा एक व्यक्ति को, हम व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने पहल किया है कि आप हमें मृत्यु दंड दे दीजिए। मेरे पास ये लिस्ट है, इन्होंने 12 अप्रैल को जो लोगों को बुलाने की बात थी, उससे इतर अगर कहीं और डिरेल होने की बात हो रही है, अगर इनकी चिंताएं यहां आ गई हैं कि इनको चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति से लेकर के और मुख्य न्यायाधीश तक चिट्ठियां लिखनी, 14 लोगों को इन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। 14 लोगों का ये लिस्ट हमारे पास है, सब जगह, और ये सब जगह रिसीविंग भी आपके पास है, सब जगह जो भेजा है, ये हमारे पास पूरा सबूत लेकर के आए हैं। और ये है आज के लाइव के माध्यम से आपके लिए ही लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में इनकी जीवन यात्रा जो थी बहुत सुंदर चल रही थी। मैं जानता हूं इनका अपना घर है, बाल बच्चे भी इतने 16-17 वो नहीं है
कि इनको बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत सीमित परिवार है, इन सब के बावजूद बाहर निकल करके इनको गांधी मैदान में लंगोटियाँ लेकर के क्यों जाना पड़ रहा है? 24 घंटा इसी वेशभूषा में रहते हैं, ना खाने का ठीक रहता है, ना पहनने का ठीक रहता है, ना नहाने का ठीक रहता है, रात कहीं होती है, सुबह कहीं होता है। क्या दे दीजिएगा इनको आप? इन्होंने तो ये भी कह दिया है। एक बात और कह रहे हैं, आपको बताना भी चाह रहे हैं कि हम लोग बार बार ब्राह्मण का, हम पूरे देश में अब किसी जात पर बात नहीं करेंगे। आपको हम एक बात बताना चाहते, अपने परिवार के जो ब्राह्मण है वही बात सुने। जो ब्राह्मण है ही नहीं उनसे हम कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण की ही बात करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की बात करना चाहते हैं। हम ब्राह्मण है, हमारा ब्राह्मण कई भागों में बटा हुआ है, विभिन्न विचारों में बटा हुआ है। हमको उनको विचार से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम उनके विचार का सम्मान भी करते हैं। लेकिन आप बताइए कि बार बार हर बात पर कहा जाता है कि हमको राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र भक्ति है, भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय। अरे जिस परिवार को अपने परिवार से मतलब नहीं है, जो परिवार अपना सहोदर भाई का नहीं है, जो परिवार अपने परिवार का नहीं है, जो ब्राह्मण अपने समाज का नहीं है, वो ब्राह्मण राष्ट्र का होगा क्या? जो राष्ट्र का हो ही नहीं सकता, जो अपने परिवार का नहीं, जो अपने ब्राह्मण जात का नहीं, वो अपने ब्राह्मण समाज का नहीं, वो किसी राष्ट्र का नहीं हो सकता है। यही कारण है जिस कारण से बामन विश्राम और उदित राय जैसे लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोग को खबर बता रहे हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे। अगर मृत्यु दंड मिल गया तब तो ठीक बात है, अगर मृत्यु दंड नहीं मिला तो हमारी आगे भी योजना है। कश्मीर वाला वारदात न समझे लोग कि हम लोग चुप रहेंगे और जो मन करेगा हमारी मां बहनों के साथ कोई बलात्कार करके निकल जाएगा। हम सरकार और कानून के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। जब अगर हमारे समाज पर आने लगेगी बात, अगर हमारे राष्ट्र का ख्याल करते करते अब इतनी स्थिति हमारी खराब हो गई है कि हमारी बहन बेटियों पर आंख दिखाने वाले, हमारे भाइयों की हत्या करने वाले आंख निकाल लेंगे तुम्हारा और वध भी करेंगे तुम्हारा। जो परिणाम होगा, इसे भी तो हमको फंसना ही है। हम बोले या ना बोले, जाति सूचक शब्द में हमको जेल जाना ही है। कल के डेट में नया कानून आ जाएगा कि गोली मारो ना मारो, तू बनिए जी को जेल जाना ही है। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि जेल भेजो भाई, हम खत्म करो जेल झंझट का झंझट, फाइनल गोली मारिए, कश्मीर बना दीजिए। मोदी जी, नीतीश जी, कश्मीर बना दीजिए। 1990 की घटना आप ला दीजिए। एक बार में ब्राह्मण समाज आप चलाते रहिए, पिछड़ा का सरकार, अति पिछड़ा का सरकार, दलित का सरकार, महादलित का सरकार और वोट लेने के लिए अल्पसंख्यक का सरकार। ये आजकल 2 4 5 में जो टोपी वाला आता है और बोलता है कि 30 साल में जनसंख्या बढ़ा देंगे, फाड़ के रख देंगे, तो हम लोग चूड़ी पहन के ना बैठे हैं, फूके लगेंगे संग, तब बर्बाद हो जाओगे। अगर जाग गया शिव का तांडव तो कहां जाओगे, कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं तुमको कि अगर हर तुम्हारे टोपी में दम, हर माई का लाल तू, तो अपने मक्का मदीने से चादर हटा। तेरा भगवान तो बिल्कुल नपुंसक है जो चादर में ढका हुआ है। हम तुमको चैलेंज करते हैं, वो हमारे भोलेनाथ है, तुम कहते हो कि हमारे अल्लाह है, तो तुम हटा अपने अल्लाह को चादर में ढककर, ऐसे चोर चुहार की तरह अपने अल्लाह को रखने वाले तू हटा के दे। तब तुमको पता चलेगा कि अगर ब्राह्मण संखनाद पर आ गया तो तुम्हारी क्या औकात होगी। तुम टोपी पहन के इतना इतराते हो, हमारा नागा साधु अगर आ गया अपनी औकात में, कोई परमाणु बम भी काम नहीं आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो। और भारत को आंख दिखाने वाले जो भी लोग हैं, हम लोग चुप इसलिए हैं क्योंकि भारत माता की असमत लूटने नहीं देना चाहते। लेकिन अब बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, हर बात के लिए ब्राह्मण, तो आपका क्या योगदान है इस राष्ट्र में? अगर हर बात के लिए जिम्मेवार ब्राह्मण है, इसका मतलब कि उसने काम किया है, जो काम करेगा गलती उसी से होगा। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में निकलने हो, पैदा इसी में करने हो, इसीलिए तुमको आरक्षण की जरूरत है, इसीलिए तुमको सब चीज की जरूरत है। हमको गाली क्यों दे रहे हो भाई? तुम्हारे मन में खोट है, तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो, तुम्हारी समस्या है। आजाद भारत में हम लोग पागल हैं। ये 1947 के बाद सारा पाप हमने किया है। पहले हमारा कोई पाप नहीं हुआ था। पहले हम देश के लिए एकजुट थे। सारा दलित, महादलित, मुस्लिम सब एक साथ आजादी लड़ रहा था। 12 से मामला हो, पुर्तगाल का, डच का, अंग्रेज का, किसी का भी मामला हो, हम लोग मिलकर लड़ रहे थे और आजादी के हम लोग पापी हो गए। ये षड्यंत्र है हर राजनीतिक दल का कि सबको पता है कि ब्राह्मण एक ऐसा जात है जिसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, और यही एक ऐसा जात है जो सबको समझा सकता है। इसीलिए भैया बार बार कह रहे हैं कि आप हम लोग को तंग मत करिए। 12 अप्रैल 2020 का जो कार्यक्रम मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। ये ब्रजेश मिश्रा एमएलए नहीं बनना चाहता है, ये ब्रजेश मिश्रा एमपी नहीं बनना चाहता है। हम अपने भाई को एमपी बनाना चाहते हैं, एमएलए बनाना चाहते हैं, और सब जात के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। हमने हमेशा आपके चैनल पर कहा है, जब पत्रकार के रूप में आपने हमसे सवाल किया है, हमने हमेशा कहा है कि हम कृष्ण सुदामा की जोड़ी बनाना चाहते हैं, हम चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी बनाना चाहते हैं। लेकिन अब गाली दीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो चाणक्य नहीं कि जहर दे दिए और हम आके मर गए। अगर हमें जहर दिया गया तो काटेंगे आपको भी, मरना आपको भी हमारे साथ होगा। अकेले न मरेंगे, मरेंगे तो 2 4 होकर लेके मरेंगे। ऐसा ना मरने वाले हैं हम लोग। ब्रजेश जी, आपने जो बीज रोपण किया है 12 अप्रैल को गांधी मैदान के लिए, उस बीज का अब धीरे धीरे फल निकलना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके
आपके इस पूरे मुहिम का हिस्सा बनने का, और ये कहा है कि यदि मृत्युदंड की जरूरत पड़ेगी तो आप नहीं, सबसे पहले हम जाएंगे। ऐसे बहुत सारे युवा हैं। संतोष तिवारी जी लिखते हैं कि सच में हालात ब्राह्मणों का बहुत बुरा है, मृत्युदंड नहीं तो नहीं, जो आंख दिखाए उसे मृत्यु तक पहुंचा देंगे। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने कहा है जय चाणक्य आपके साथ हैं, जय चाणक्य अपने बिरादरी के नेता ही आपके साथ नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने आपकी बातों का समर्थन किया। इसमें एक सज्जन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पंडित जी आप टेंशन मत करो। ब्रह्मवंशी चैन सिंह राजपुरोहित जी हैं, ये लिखते हैं कि आप टेंशन नहीं लीजिए, समाज जाग रहा है और आपके साथ रहेगा। वहीं और भी लोगों ने इसमें कमेंट किया है। ज्योति पांडे जी हैं जिन्होंने लिखा है आज एक और शिकारी आया है जेड श्रेणी के सुरक्षा लेकर बिहार में। हम तो पहले से राजनीति के शिकार हैं, क्या नेता का मतलब जनता का शिकार करना होता है। आप समझ रहे हैं कि लोगों में धीरे धीरे आपने एक आग तो जरूर लगा दिया है। वो पत्थर से घिस करके जो आग की परंपरा हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने पत्थर को घिस करके आग लगाने की जो परंपरा शुरुआत की थी, आज भी अगर आप जाते हैं किसी यज्ञ में तो सलाई नहीं मारा जाता है। आज भी तरीका हमारा पौराणिक ही है जिससे चिनगारी लगाई जाती है और यज्ञ का उसमें से शुरुआत किया जाता है। तो आपने चिनगारी लगा दिया, आप चिंता मत कीजिए, हमारा समाज आपको देख रहा है। ठीक है, हम मानते हैं कि पूरा समाज एक साथ नहीं जागेगा, लेकिन सबको अब चिंता होने लगी है और अस्तित्व बचाने की बात अब सब लोग लगभग कह रहे हैं। जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब सब लोग देख रहे हैं आपको। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमको अपने पूरे भाई पर, पूरे परिवार पर भरोसा है। और ये मृत्युदंड मैंने नहीं मांगा है, ये हमारे भाइयों ने हमको बताया है कि भैया रोज रोज के मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार हम लोग को गोली मार दिया जाए। ये तिवारी, चौबे, दुबे, उपाध्याय, पाठक, शर्मा, जितने भी हमारे झा, भट्ट, गोस्वामी, सब लोग हैं जो टाइटल भरा पड़ा है, त्यागी, चौधरी, ठाकुर, इतने हमारा टाइटल, अगर हम टाइटल जोड़ने लगेंगे देश में, आज जातिगत जनगणना आ जाने दीजिए तो आपको पता चलेगा कि हमारी संख्या क्या है। आप हमारा मजाक उपहास उड़ा रहे हैं, आप हमारे तुलसीदास को गाली दे रहे हैं, आप हमारे चंद्रशेखर आजाद की भूमिका को गाली देते हैं, आप हमारे बड़े ऋषि महर्षि को आप गाली देते हैं, आप हमारे मनुवाद को गाली देते हैं, आप हमारे मनु को गाली देते हैं जिसने सृष्टि को जन्म दिया। कहता है कि बंदर से हमारा जन्म हुआ है। अरे हम मनुवादी हैं, मनुवादी हैं, बार बार करें मनुवादी हैं, मनुवादी हैं, मनुवादी हैं, जो करना है कर लो। हम मनुवादी थे, मनुवादी हैं और मनुवादी रहेंगे, लेकिन हमको सामंती मत कहो, हम सामंती कभी नहीं है। अरे हमें 100 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया किसी के यहाँ पूजा पाठ करा के काम करने वाला मनुवादी हो सकता है, सामंती नहीं हो सकता है। आप बार बार गाली दे रहे हैं और हमारे भाइयों का सहयोग हमको मिलेगा। हमारा दुखी मन इसलिए है कि हमारा परिवार मजबूती के साथ पूरे देश स्तर पर खड़ा होना चाहिए, और जब वो देश स्तर पर खड़ा होगा तो हमको कोई सिंहासन नहीं चाहिए, राज सिंहासन, हमें कोई सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हमें उचित सम्मान और हमारा उचित हिस्सेदारी तो चाहिए ही चाहिए। हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं हुए। आप बार बार हमारे सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, राम मंदिर को गाली दे रहे हैं, भगवान राम को गाली दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे, राम मंदिर के नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो एनआरसी मानेंगे। एनआरसी पर हम कहेंगे कि हम विरोध करेंगे। हमको ये कहेगा, मन देखिए इतने दुखी है, मन इतना व्यथित है कि आप पूरे देश में दंगा फैलाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी दल है। ये ओवैसी कुत्ता की तरह भौंकता है, कहता है कि हम आग लगा देंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो। किसको? वो कह रहा कि हम गद्दार हैं। मैं रहता प्रधानमंत्री ना तो गोली मरवा देते, टाइम नहीं लगाते। तुम्हारे जैसा गद्दार को औकात में लाने के लिए मेरे पास एक से एक फार्मूला था। तुम बोल रहे हो कि हम ही गद्दार हैं और इसके बाद अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाते हो। हमें ना भाजपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना लोजपा से, ना राजद से, ना बसपा से, ना जदयू से। और हमारा जो भी शिकारी आ रहा है, शिकार कोई करेगा, शिकारी भी का एक दिन शिकार जनता करती है और जनता का नेतृत्व ब्राह्मण करता है। चाहे वो शिकारी हमारा भाई ही क्यों ना हो, अगर वो हमारा शिकार करेगा तो हम भी उसका शिकार करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हमने बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ झेला है। आप हमारे गांव में घूमिए, लोगों में घूमिए, आज एक से एक दलित के लिए एक से एक योजना है, और हमारे भाई के लिए क्या है? कुछ नहीं है। बेचारा पंडित है, इसका पाप उसका दंड भोग रहा है। अब तो डर लगने लगा है कि हमारे पंडित का क्या स्थिति है। अरे हम पंडित कुल में अब जन्म लेने के लिए पहले भयभीत होना पड़ रहा है, लोग डर रहा है। माथे पर से टीका गायब कर लिया बेचारा, शिखा गायब कर लिया बेचारा, जनेऊ उतार लिया बेचारा। किस हालात में पहुंचा दिए? वो इसलिए ताकि देश में अशांति ना फैले। लेकिन हम अब टीका भी लगाएंगे, शिखा भी बढ़ाएंगे और जनेऊ भी दिखाएंगे। है तेरे दम तो तुम जो करना है करो। आरक्षण है, संरक्षण है, जो करना है पढ़िए ना, कौन रोक रहा है? भीमराव अंबेडकर को हमारे दादा ने,
हमारे पंडित बाबा ने वजीफा देकर विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। अगर वो जान जाते ना हमारे बाबा कि ये आदमी आके हमारे देश में यहाँ आरक्षण और इस तरीके का कुरीति फैलाएगा, तो शायद ना भेजते। हम भीमराव को, अम्बेडकर को संविधान का रचयिता मानते हैं, हम संविधान की बात करें, हम संविधान की रक्षा की बात करें। वो आदमी अभी आप देख लीजिए आ रहा है, अभी हमारे यहाँ संजय मानकर है जो पूना का कलेक्टर है, इस देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिसको पूरा दुनिया इज्जत प्रतिष्ठा दे रहा है, वह दूसरे देश में जाकर भागवत गीता को उपहार स्वरूप भेंट कर रहा है। एक कलेक्टर जो पूना का संजय मानकर है, वो कहता है कि गीता को कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए, तो उस पर कोई सजा नहीं होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर ये ब्राह्मण या कोई सवर्ण अगर ये कह दे कि संविधान ठीक नहीं लिखा गया है, इसमें आरक्षण और SC ST एक्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको जला देना चाहिए, तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। कितना पाप करवाएंगे हम लोगों से, कितना हम लोग आरोप लगाना चाहते हैं। हर चीज के लिए हम ही पापी है, हर चीज के लिए हम ही दोषी है, ब्राह्मण है इसलिए दोषी है। ये दोष मत लगाइए, सीधा सीधी कहिए कि आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। हमने लिए वो नया जगह बना दीजिए, हम लोग को वीजा दे दीजिए, भैया हम लोग जाके शिफ्ट हो जाए, शांति से रहे। हम लोग को ऐसा पाप वाला नगरी में ना रहना चाहते हैं, मन भर गया है। भगवान राम कृष्ण भी अब परेशान हो गए कि किन पापियों की चीज में हिंदू हिंदू नहीं कहना चाहता है अपने आप को, हिंदू हिंदू कहने से डर लगता है। पूछेगा कि कौन है, तो हम फलाना जाति हैं। अरे हम सनातनी है, सनातन धर्म में जन्मे हैं, हम ब्राह्मण है, इसीलिए सबका टारगेट ब्राह्मण है। वो जानता है कि जब तक ब्राह्मण रहेगा भारत में, तब तक यहां पर कोई दूसरा खेल नहीं चलेगा। यह इस्लाम नहीं बन सकता है, यह पाकिस्तान नहीं बन सकता है, यह अफगानिस्तान नहीं बन सकता है। इसीलिए चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, अन्य जाति के लोग हो, जो चाहते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके से राज करे, उनको जानबूझ कर कहा जा रहा है कि तुम ब्राह्मण को टारगेट करो। ये पूरा का पूरा एजेंडा पहले ही से फिक्स है, ये एक दिन का काम नहीं है। अरे महिषासुर आया, हम लोग पूजा पाठ करते थे, उस समय तंग करता था, हम खत्म हो गए क्या? देश आजाद हुआ तो ये नया नया एक तंग कर रहा है, तो खत्म हो गए क्या? जनसंख्या खत्म नहीं किया हम लोग ने, जनसंख्या आज भी है। जनसंख्या चाहे तो एक दिन में हम भी बढ़ा सकते हैं जैसे बाकी लोग बढ़ाते हैं, लेकिन हमने राष्ट्र का ख्याल हमेशा रखा है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि हम पुरोहित हैं, दूसरे का हित चाहते हैं, दूसरे के हित के लिए हमने अपना बलिदान दिया है। आप उस बलिदान का इनाम देने के बजाय हमको गाली देंगे। और हमारे जो परशुराम के भी वंशज हैं, यहाँ लोग भी बात बात पर भूजाली पी जाते जरूर है कि हम परशुराम के वंशज, जय जय चाणक्य, जय जय परशुराम। अगर वास्तव में परशुराम और चाणक्य से प्यार है, वास्तव में अपने परिवार, अपने भाई, अपने रिश्तेदार से प्यार है, तो 12 अप्रैल का कार्यक्रम ये ब्रजेश मिश्रा का नहीं है, ये ज्योति पांडे और ब्रजेश शुक्ला और विजय मिश्रा का नहीं है, ना ही अन्य तिवारी, चौबे, दुबे उपाध्याय का है। ये आपका प्रोग्राम है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे तन देकर, कैसे मन देकर, कैसे धन देकर, कैसे अन्न देकर, कैसे इस कार्यक्रम को मजबूती बनाए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, 1008 सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अगर कान में रुई लगा के लोग पटना का वासी रहेगा, तब ना पूरा देश के लोग, विदेश के लोग अपना मोबाइल बंद कर देगा, तब ना नहीं सुनेगा। सुंदरकांड का पाठ होगा, जय जय सिया राम, जय राम, जय जय राम, तो ये फायदा सबको होगा। हम सबका कल्याण चाहते हैं। गांधी मैदान में अब तक सिर्फ पाप होता आया है, गांधी मैदान में पहली बार आपको कोई पुण्य का काम होगा सुंदरकांड के पाठ से। आप उस दिन भी देखिएगा, मंच से कोई ऐसा ऐलान नहीं होगा जिससे समाज हमको ये कहे कि ये ब्राह्मण लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हम उस दिन भी अच्छा बात करेंगे। हमने हमेशा दूसरे के लिए बात किया है, जजमान पर भरोसा किया है, लेकिन क्या जजमान से हम इतनी भी उम्मीद न करें कि हम लोग बेवजह गाली न दें, हमें अपमानित न करें। हम भी काम करते हैं, हमें काम का बेहतर। अगर आप ही बताइए कि अगर हम पूजा नहीं कराएंगे तो कोई हमको दक्षिणा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर हम कहीं कर्मकांड नहीं कराएंगे, महामृत्युंजय का जाप नहीं कराएंगे, बंगलामुखी का जाप नहीं कराएंगे, या कोई पवित्र नहीं कराएंगे, विवाह नहीं कराएंगे, सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं कराएंगे, मंदिर में सुबह शाम आरती नहीं करेंगे, तो हमको कोई खाना दे देगा? लेकिन बाकी लोग कुछ नहीं भी करेंगे तो उनको योजना है, अन्नपूर्णा योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, सब कुछ मिल सकता है। इस देश में टैक्स देवे हम, बलिदान करें हम, और हर बात के लिए गुनाहगार भी हम। इसलिए मन व्यतीत है, मैंने ये चिट्ठी लिखा है। अगर इस पत्र का जवाब आता है तब तो ठीक है, इस पर कार्रवाई होती है तब तो ठीक है, अन्यथा चंद्रशेखर आजाद की वंशज है। अगर आजादी होने की बात आई तो यह कहकर अपने आप को गोली मारेंगे कि इसके लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। आपको ना फरसा उठाने की जरूरत है, ना तलवार उठाने की जरूरत है, ना बंदूक उठाने की जरूरत है। आपके पास 24 घंटा, आप ब्राह्मण हैं, एक हथियार तो हमेशा रहता है। अगर आप खाली बदन भी हैं, आपके बस एक भी वस्त्र आपने नहीं पहना है, फिर भी आपके पास एक हथियार है जिससे आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं और आत्महत्या भी कर सकते हैं। वो है आपका जनेऊ। ये 6 धागों का एक सूत्र है जो आपको
आपके संस्कार की याद दिलाता है, आपके पूर्वजों की याद दिलाता है। ये बताता है कि आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तो ज्ञान है। जैसा कि ब्रजेश जी कहते हैं कि हम स्टार प्रचारक हैं, हम यहाँ आए हैं धर्म का प्रचार करने, हम सभ्यता संस्कृति समाज के लिए आए हैं। और उसी समाज में जो समाज ना हमें छोड़ रहा है और ना हमें सम्मान दे रहा है, तो फिर कहाँ कौन इस तराजू पर वजन बढ़ाएगा? निश्चित रूप से वजन आपसे बढ़ेगा। आप समाज के लोग, जब आप जानते हैं कि 5 किलो का अकेले बटखरा अगर कहीं चढ़ जाए, मैं समाज के ताने बाने की बात कर रहा हूं, जिस तरह का सामाजिक ताना बाना आज़ादी के बाद, जैसा कि ब्रजेश सिंह ने बताया कि 1947 के बाद जिस तरह से सामाजिक ताना बाना बुन करके एक खास वर्ग को अलग कर दिया गया, उसका बटखरा भले ही 100 ग्राम का हो, लेकिन यदि आप 100 ग्राम के बटखरे को एक तराजू पर चढ़ाते चले जाएं तो 5 किलो का जो बटखरा है, जो एकजुट होकर के है, वो इस बटखरे को निश्चित रूप से झुकाने में सफल हो जाएगा। आप आइए ना, आप 100 ग्राम का बटखरा लेकर के गांधी मैदान में 12 तारीख को आइए, हम रखते जाएंगे एक तराजू एक पलड़े पर। हम 5 किलो के बटखरे से ज़्यादा वजनी हैं। फर्क इतना ही है कि उस बुजुर्ग की तरह हम अपने आप को संकुचित नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, हमारा ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम हनुमान की तरह झकझोरे नहीं जा रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा ने झकझोर दिया है जब सब लोग थक गए। अभी आपको बता रहे हैं, अभी हम लोग जय छपरा में गए थे, एक अफरोर गांव में गए थे। 50 ब्राह्मणों लोग जब देखे कि ये लोग घूम रहा है तो हम लोग को बुला के बैठाए। मुझे सीना गर्व से उस समय फूल गया कि हमारा 90 वर्ष का वृद्ध, हमारे चाचा जी, इनका फेसबुक पर हमारे ज्योति पांडे जी ने डाला भी है, वो कहते हैं कि ये परशुराम के वंशज हैं हम लोग, और परशुराम के वंशज का संक्रामण हम लोगों में भी दौड़ रहा है, हम लोग हारेंगे नहीं। 90 वर्ष का वृद्ध जब यह बात बोलता है तो सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। पर हमारे नौजवान भाई जो सोशल मीडिया पर हैं, जो अनवरत किसी न किसी दूसरे चीज का प्रचार कर रहे हैं, फालतू चीजों का प्रचार कर रहे हैं, ब्राह्मण एकजुट, हम ब्राह्मण एकजुट करने की बात कर रहे हैं, हम शक्ति संगठित करने की बात कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम शक्ति संगठित करके पिछड़ा को खत्म कर। मैं वही आ रहा था ब्रजेश जी, मैं उन्हीं बातों को कह रहा था कि आप जानते तो सब कुछ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हनुमान की तरह आपकी शक्ति को याद कराने की जरूरत थी। और ब्रजेश मिश्रा जी ने कहीं ना कहीं आपको सागर के तट पर हिला जरूर दिया है। याद रखिएगा कि सीता का खोज करने के लिए हनुमान जी निकले थे, खोज करके लाए भी थे, और अकेले ही पूरा तहस नहस कर दिए थे। बटखरा याद रखिएगा, तराजू याद रखिएगा। 5 किलो का बटखरा अगर प्रशासन ने, सरकार ने, तंत्र ने, राजनीतिक दलों ने एक पलड़े पर रख दिया है, तो 100 ग्राम का बटखरा गांधी मैदान में इतना संख्या में पहुंच जाए कि 5 किलो वाला बटखरा बौना साबित हो जाए। इतना ही नहीं, अगर आप सोशल माध्यम पर हैं, अगर निश्चित रूप से हैं, क्योंकि आप जब देख रहे हैं हमारा लाइव तो आप सोशल माध्यम पर हैं, इसको शेयर मत कीजिएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो हो सकता है कि ब्रजेश मिश्रा जी के इस ओजस्वी बातों को सुन करके आपको कहीं हे दृष्टि लगे, लेकिन आप अपने साथ व्यक्तिगत पोस्ट कर लीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा कि 12 अप्रैल को मैं भी आ रहा हूं। बस इतना ही आपका सहयोग चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी विजय मिश्रा को, किसी ज्योति पांडे को, किसी ब्रजेश पांडे को, किसी ब्रजेश तिवारी को, ब्रजेश मिश्रा को, चौबे को, दुबे को, किसी को भी, जैसा कि लगातार आप लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्रणाम करते हैं, गोड़ छू के गोड़ लागिले कहते हैं, इन सब बातों को यदि आपको जरा भी कहीं भी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा लगे तो आप जरूर अब तो 12 तारीख के बाद बहुत आगे बढ़ गया है। इसी बिहार में डीजी थे एसके भारद्वाज, सुरेश कुमार भारद्वाज, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। हमारे यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर उमाकांत पाठक, डॉक्टर मनोज कुमार है, राजीव भट्ट है, हजारों हजार डॉक्टर हमारे ब्राह्मण है। हमारे यहाँ शालिग्राम दुबे जी हैं, जिनका पाल होटल है गया में। हमारे पास दिवाकर चंद्र दुबे है भागलपुर में। हमारे पास गोविंद झा है, हमारे पास रामा दुबे जैसा साथी है, हमारे पास हमारे पास हम लोग के अभिभावक बार बार हम लोगों को जगाने के लिए
वृद्ध अवस्था में भी हम तो ऋणी है उनका, हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। इस बात के लिए भी कई लोग कहेंगे कि ब्रजेश मिश्रा राजनीति करने के लिए यह बात कर रहा है, लेकिन बाबा को यह बात जरूर याद आएगा कि ब्रजेश मिश्रा जब जब खड़ा हुआ है ब्राह्मण समाज के लिए, वह निश्चित तौर पर सफल होता रहा है। और हम बाबा का आशीर्वाद हमको प्राप्त है, जयंत त्रिवेदी जी, जगनारायण त्रिवेदी जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त है। वो हमारे बाबा का उम्र के हैं, वो हम लोगों को हमेशा मदद किए हैं। इस बार भी उन्होंने पीठ ठोक कर कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास हमारे बाबा दादा जितने लोग सबका आशीर्वाद है। हमारा युवा सिर्फ एक काम करे, एकदम आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है। अगर आप हमसे बड़े हो छोटे हो, हम सबको पैर पकड़ के हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया आप 12 अप्रैल के कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बताइए और गांधी मैदान में आइए। आप मत कहिए ना कि हम ब्रजेश मिश्रा के लिए आ रहे हैं, आप अपने लिए आ रहे हैं। आपका यह कार्यक्रम है, आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम। यह बात आप अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से खुल कर आइए और बोलिए कि पटना के गांधी मैदान में। पटना का गांधी मैदान भी इसलिए हम लोगों ने चुना है क्योंकि यह लोकतंत्र की जननी है, गणतंत्र है यहाँ पे। और लोकतंत्र की जननी में अगर ब्राह्मण ने एक बार बढ़िया से आगाज दे दिया तो पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में इसका संदेश जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आप भी आइए गांधी मैदान में और 1008 ब्राह्मणों के द्वारा जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है उसका आशीर्वाद लीजिए। आपका शरीर वज्र हो और आप मजबूती के साथ भारत का नेतृत्व करें। हम लोग आपको आशीर्वाद देंगे, हमारा परिवार आपको आशीर्वाद देगा, ब्राह्मण समाज आशीर्वाद देगा। ये छोटे उम्र का आदमी आपको आशीर्वाद तो नहीं देगा लेकिन आपकी शुभकामना करेगा। लेकिन हमारे ब्राह्मण, यशस्वी ब्राह्मण जो हमारे साधु संत महात्मा है, जिनका योगदान है, उस सब आपको मदद करेंगे। हम नीतीश जी को भी बोलेंगे कि आप आइए। हमने लालू जी के बारे में भी कहा है, हमने सबके बारे में कहा है। लेकिन अगर आप गाली दे के आइएगा तो गाली सुनाने वाले लोगों को तो एंट्री बिल्कुल बंद है। गाली देने वाले लोगों का एंट्री बंद है क्योंकि अब हम लोग भी सजग हो गए हैं, सचेत हो गए हैं, समझदार हो गए। हम लोग को मूर्ख समझा जा रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं रहा है। देश का अदना अदना आदमी जिस चाणक्य ने लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, वह चाणक्य को अब समझा रहा है कि शासन किसको कहते हैं, प्रशासन किसको कहते हैं। तो जवाब देंगे लेकिन सब समय पर। लेकिन हमारे भाई जो भी लोग हैं, हमारा परिवार है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई ब्रजेश पागल हो गया है तो हम महापागल हो जाएंगे आपको जगह। हम लोग पागल होने नहीं देंगे। एक चीज तो जरूर है कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से ब्रजेश जी के साथ मुझे भी मौका मिला, बहुत उत्कंठा थी मेरी भी। हम सिर्फ आपसे कुछ बातें, चंद बातों को अंत में शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे अपने समाज के लोगों से और इस पूरे विश्व के समाज के लोगों से कि हम आपको जगाते रहेंगे, याद कराते रहेंगे कि 12 अप्रैल को आपको गांधी मैदान में आना है। हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर 2 लाइन की पंक्ति है कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हम वो रसरी बराबर आपके मानस पटल पर ऊपर नीचे करते रहेंगे जिससे कि आपके मानस पटल पे 12 तारीख का छाप लग जाए। इसके साथ एक और चीज़ ब्रजेश जी, हम आपसे इजाज़त लेकर के कहना चाहेंगे, चूँकि फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम उन सारे संगठनों को जो ब्राह्मण संगठन हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने संगठन को चलाएं, यथावत चलाएं, जैसे चला रहे हैं वैसे चलाएं। हमको आपसे, उस संगठन से हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम उससे दुराव रख रहे हैं। हम सिर्फ आपसे यही कहते हैं कि आपका मकसद वही है, ब्राह्मणों को उनका अधिकार दिलाना। यदि अगर आपका मकसद यही है जो हम कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर एक डेग भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने ब्राह्मण संगठन के माध्यम से, आप और कुछ मत कीजिए। आप सिर्फ गांधी मैदान में आइए, उस मंच पे बैठिए जिस पर हम नहीं होंगे। हम आपको सुनेंगे, आपकी बातों को देखेंगे, आप क्या कह रहे हैं। अगर आपका आदेश होगा तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे जो आप सब मिलकर के तय करेंगे। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम मंच पर बैठे, जैसा कि इन्होंने शपथ पत्र भी दे दिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, 2020 में मैं कोई प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार नहीं हूं। दूसरा, यही वो बात है जो हमेशा मानस पटल पर छाई रहती है। और फेसबुक के माध्यम से जो हम आज जुड़े हैं, आप भी इस तरह से लाइव कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम दोनों भी और लोगों के साथ भी जो इस पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप खुद भी फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार, अपने प्रखंड, अपने राज्य के लोगों को आमंत्रित कीजिए। आप खुद उसके लिए, हम लोग आपको अधिकृत करते हैं, आप खुद स्वतः अधिकृत हैं, क्योंकि ये ब्रजेश मिश्रा का कार्यक्रम नहीं है। आप एक बात जरूर ध्यान से समझिएगा, ये बार बार हम लोग कर रहे हैं, जो जिनके पास ये पत्र जा रहा है जी। हमने हमेशा कहा है कि चाणक्य विकास मोर्चा कोई संगठन नहीं है। चाणक्य विकास मोर्चा एक प्रयास करता है, देश में इतना संगठन ब्राह्मणों का पहले से है,
भले ही वो 25 लोगों का संगठन हो, भले ही वो 5,000 लोगों का संगठन हो, कई संगठन लाखों लोगों का संगठन है। हम संगठन इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि ऑलरेडी पहले से संगठन है, लेकिन जो संगठन है उनका ये दायित्व बनता है कि इस प्रोग्राम में वो अपना मदद करे। हमारा नंबर है 94 310 73 76 9। हम बार बार कह रहे हैं कि हम प्रयास करता है, हम प्रयास करता है और प्रयास करेंगे, और प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक हम अपने ब्राह्मणों को उनके निश्चित हिस्से का हिस्सेदारी न दिलवा दें। हम बिल्कुल, आपने जो कहा स्टेज पर, मंच पर, हम मंच पर वैसे महर्षियों को, वैसे संगठन चलाने वाले लोगों को बैठाना चाहते हैं, उनका ओजस्वी विचार सुनना चाहते हैं, जिसके विचार से पूरे राष्ट्र में एकता और अखंडता बरकरार हो। हम अपने यजमान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यजमान से भी आग्रह करना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए कि हमारे 2 यादव हैं, हमारे युगल किशोर यादव हैं, हमारे मोहल्ला में रहते हैं कंकड़ बाग में, उन्होंने 2 क्विंटल आटा देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कई चीजें आ रही हैं, हमारे वैश्य वर्ग के लोग हैं, हमारे कुर्मी जाति के लोग हैं, हमारे बगल में एक कुर्मी है हमारे, उन्होंने कहा है कि हम 1.25 क्विंटल चीनी देंगे आपको, जिससे हमारे जो 1008 पंडित जी लोग रहेंगे उनको शरबत पिलाइएगा। हमारे लोग, बहुत से लोग, हर जाति के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ब्राह्मण परिवार इस बात को घर घर पहुंचाए, घर घर ले जाए, और जो भी हमारा बात सुन रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से आज घर घर हम पहुंच जा सकते हैं। आपके पास जो है समय निकालिए, आपका एक समय, आप पढ़िए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, डीएम बनिए, एसपी बनिए, बड़े बड़े पद पर जाइए, नेता बनिए, राष्ट्रपति बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन आप कुछ भी बनिएगा तो कुछ तो कर्तव्य अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति तो बनता ही है, और आप ईमानदारी से करिए। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो, रेलवे में काम कर रहे हो, डाकघर में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आप ब्राह्मण तो है ना भैया। अगर आप ब्राह्मण है तो 100 लोगों का तो जरूर परिवार होगा आपका। आप सभी लोगों को बताइए ना कि एक प्रोग्राम हो रहा है, आप नहीं आ सकते हैं तो तुम आप को भेज दीजिए, अपने छोटे भाई को भेज दीजिए, अपने किसी परिवार को भेज दीजिए। हमारी रानी चौबे जी, हमारी राना साधना जी, गुड़िया पाठक जी, कई लोग हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, पुष्पा त्रिपाठी जी, सब लोग लगा हुआ अपने अपने स्तर से। हम लोग, ये पहला बार होगा जहां आपको लगेगा कि एक पारिवारिक मिलन कार्यक्रम है, जिसमें परिवार, छोटे छोटे बच्चे, अभी तक रैली में आप नहीं देखते हो कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, दूध मुहा बच्चा आ रहा है, आपको सब बच्चे दिखाई देंगे। हम बार बार करेंगे, हमको भीड़ से मतलब नहीं है, लेकिन आप परशुराम के वंशज हैं तो जरूर भैया एक बार आइए। हम फिर लगाता नहीं रहुआ लोग के हाथ जोड़ के कहता नहीं कि भैया ये प्रोग्राम प्रतिष्ठा लाज सब राउर हिस्से बा ना तो हाई उदित राज टाइप के 52 मेश्राम जैसा आदमी के मौका मिली तो एक के अभी तक खाली मुंह से बोला तारा सन, पटक पटक के मरिया सन हमनी के, रहुआ लोग फिर बचा ना पाई, वही कश्मीर वाला हाल हुई। ऐसे पहले एक के कुछ कर्म करे से पहले अपने आप के वज्र बना देवे के बाद, और जब देश खातिर बात आई तो दधीची काल भी जन्म ले रहन, ब्रजेश मिश्रा अपन शरीर के एक एक कण कण राष्ट्र को समर्पित कर दी। हम रहुआ से संकल्पित होकर कहता नहीं, हमारा कोई पार्टी से विरोध नहीं के, हमारा कोई पार्टी से पक्ष नहीं के। रहुआ लोग जरूर से जरूर गांधी मैदान के प्रोग्राम के बाद घर घर पहुंचाई, के आई ना आई, जे परशुराम के वंशज हुई, जे चाणक्य के मानत हुई, जरा अंदर तुलसीदास के प्रति आस्था हुई, जे अपना खानदान के प्रतिष्ठा बचावल चाहत हुई, जे अपन बेटी बहन की इज्जत से ख्याल रखत हुई, वो पक्का ये हमारा भरोसा बा। ऐसे रहुआ बतवा के जरूर पहुंचाई। हम यही से कहता नहीं, रहुआ बात मानी और देश के पूरे लोगों को एकजुट होकर एक जगह तो भैया आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं लोग तो वक्त देख लीजिए, 73 साल में आपको SC ST एक्ट आपको बगैर कसूर के जेल भेजने की तैयारी है। पता नहीं अगली सरकार किसकी आएगी 2024 में, वो कौन नया एक्ट लाएगा पता नहीं, कहीं ऐसा ना करने के टाइटल देखते ही गोली मारे का आदेश दे दे। इसीलिए हम पहले ही मांग लिए कि हमको मृत्यु दंड दे दे। बहुत छोट छोट बात बा और बहुत बड़ बड़ बात बा, सब बात के समेट के अगर एक जगह ले आओ जाओ तो नट सेल में यह कहल जा सकेला कि अपना खाती आई, ब्रजेश मिश्रा खाती ना, विजय मिश्रा खाती ना, और लोग खाती मत आई, अपना खाती आई। अगर अरुआ में जरा सा भी ब्राह्मणत्व तो जिंदा बा तो आवे के तो पड़ी, कारण कि पहले ही कहनी है कि हमनी के तो घंटी बजाते रह जा, दरवाजा के नॉक करत रह जा। बिहार के अलग अलग क्षेत्र में घूम घूम के लोग के जगावे के प्रयास तो हो ही रहल बा, अब देश भर में जगावे के प्रयास हो रहल बा, और इस प्रयास को हम लोग बंद नहीं होने देंगे। 26 तारीख अरवल में भी टाउन हॉल में बा प्रोग्राम, 26 तारीख को अरवल में टाउन हॉल में कार्यक्रम है। अरवल से जुड़े हुए या अरवल के अगल बगल में जो भी विप्र समाज हैं या फिर और भी जो हमारे कार्यक्रम से इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, हम जो करने जा रहे हैं वो राष्ट्रहित में है, बिहार के हित में है, समाज के हित में है। कारण कि अगर ब्राह्मण बचा तो ये समाज बचेगा, अगर ब्राह्मण बचा तो ये राज्य बचेगा, और ब्राह्मण बचा तो ये देश बचेगा, और अगर ब्राह्मण नहीं बचा तो सृष्टि नहीं बचेगी। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा।
कारण कि इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास के पन्नों को जब पलटिएगा तो वहाँ ब्रजेश मिश्रा नजर आएंगे, विजय मिश्रा नजर आएंगे, आप नजर आएंगे, क्योंकि आप ही के पूर्वजों ने फिर से वो इतिहास, वो शास्त्र, वो धर्म, वो गीता, वो पुराण रचा था, उसके श्लोक रचे थे। हमने ही बताया था कि गणना करके कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा। साइंस भी उस पर इजाद कर रहा है। आप समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज कितने प्रखर, तीव्र और आज के इस आधुनिक युग से, यंत्र तंत्र से बहुत आगे थे। फिर हम मिलेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जारी है। और वो रसरी वाली बात जो थी, हम आपको हमेशा नॉक करते रहेंगे आपके दरवाजे पर। कोई भी मिश्रा, कोई भी पांडे, कोई भी पाठक, कोई भी चौबे, कोई भी झा, कोई भी गोस्वामी दरवाजे पर नॉक करने जरूर जाएगा और ये बताएगा कि 12 अप्रैल के चलता नहीं नो। हम लोग विदा लेंगे आपसे फिर मिलने के लिए, और ये मिलने का सिलसिला हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप क्या सोच रहे हैं जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में आप जो भी लिखिएगा हम उसे सिरोधार्य करेंगे और सहेज कर रखेंगे। प्रणाम। प्रणाम। सवाल पूछ रहा है किसका आवाज है, तो बोला नहीं जा रहा, 20 बार पूछ रहा है।